Welcome to Vikramas and friends. Today we are going to start a very important series, which is what? Which is MCQ series. जैसा कि आपको पता है कि अलग-अलग वेरियस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स के डेट नजदीक आते जा रहे हैं। जैसे जैसे प्रीलिम्स के डेट नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे क्या होता है, स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच एंजाइटी का दौर शुरू हो जाता है और उन्हें ये लगता है कि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो इस एमसीक्यू सीरीज के जरिए आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है, उस तैयारी में और क्या धार देना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा है तो उसको कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एमसीक्यू सीरीज का पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्वेश्चन मैंने पॉलिटिक्स उठाया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे। एक जैसे कि यूपीएससी या फिर अलग अलग एग्जामिनेशन बॉडीज का पूछने का तरीका है कि अगर 1 से लेकर वो क्या करती है 7 क्वेश्चन तक एक सब्जेक्ट रखती है, वही 7 से लेकर 14 तक वो दूसरे सब्जेक्ट को रखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि स्टूडेंट्स के जो दिमाग होता है मिंगल करने लगता है। जब आपका माइंड मिंगल करने लगता है तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि आप अपना पेशेंस लूज कर देते हो, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो और फिर आपका दिमाग रेडी नहीं होता उस चीज के लिए कि आखिर हम इसको कैसे टैकल करें। इसी सिचुएशन को ताकि आप एग्जामिनेशन में जाके गलती करें उससे बढ़िया कि आप यहीं पे प्रैक्टिस कर ले। वो आर्मी में एक कहावत है ना, बोलते हैं, एक स्लोगन है आर्मी में कि आप प्रैक्टिस में जितना ज्यादा पसीना बहाओगे युद्ध के मैदान में उतना ही कम खून बहाओगे। तो यही आपको प्रैक्टिस में इतनी गलतियां कर लेनी है कि आपको वहां पे गलती का कोई स्कोप ही ना हो मेन एग्जामिनेशन में जब आपका डी डे होगा। और ऑब्वियस सी बात है जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो तो आपको पता होना चाहिए डी डे का इंपॉर्टेंस। खैर समय को बर्बाद ना करते हुए हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा फीचर नहीं है? सेकुलर स्टेट, सिंगल सिटीजनशिप, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट या फिर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन देख के आप समझ गए होंगे। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का या फिर हमारे कुछ फ्रेंड्स का ये जरूर कंसर्न रहा होगा कि क्वेश्चन का जो नेचर है काफी इजी है। देखिए हम इजी से लेकर मॉडरेट की तरफ जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये इजी से लेकर मॉडरेट की तरफ जाएंगे। ये इस तरीके से हम इसको पिरामिड को रखेंगे। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा जो टफनेस लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। यहाँ से इजी, फिर मॉडरेट, उसके बाद टफ लेवल तक हम पहुंचेंगे। तो जैसे जैसे आपकी तैयारी का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को धीरे धीरे करके मैच करते जाएंगे। तो खैर हम देखते हैं, आपने ऑप्शन सी एलिमिनेट कर लिया होगा। खैर हम करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी मतलब ये जो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट है हमारी गवर्नमेंट का फीचर नहीं है। हम तानाशाही में बिल्कुल बिलीव नहीं रखते। हम किस चीज में बिलीव रखते हैं? हम रखते हैं सेकुलर स्टेट, सिंगल सिटीजनशिप, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये चीजें जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स है, मेन फीचर्स है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, आप इसके बारे में जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जैसे कि नॉर्थ कोरिया, अरब कंट्रीज, ये सब टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का एग्जांपल है। अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसको ऐसे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके सामने दो स्टेटमेंट दिया गया, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, गलत है। तो आपसे ट्रू है मतलब कि जो कि सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन आल्सो बी इनिशिएटेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसेस जो होता है अमेंडमेंट का, संविधान में संशोधन का, सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा इनिशिएटेड किया जाता है या फिर एस्टेब्लिशिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आप कमेंट में लिखकर बताएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है। फॉर द सिटीजंस इज अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या सिटीजन के लिए क्या किसका पार्ट है? डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी क्या है आप ये जानना चाहते हो तो मैं इस पे एक कंसोलिडेटेड वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट में नीचे करें कि आपको डीपीएसपी पे एक वीडियो चाहिए, तो मैं डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इस पे वीडियो बना दूंगा। खैर आपके सामने ऑप्शन है क्या? ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, फिर दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। चलते राइट आंसर की तरफ। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट ऑप्शन है और एक करेक्ट ऑप्शन है, मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में मेंशन किया गया है और इसको बोला गया है डीपीएसपी में कि डीपीएसपी में इसको मेंशन किया गया है जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। चलिए आर्टिकल 368 ये आपको याद रखना है कि किस आर्टिकल के तहत आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर दिया गया है, किस आर्टिकल के तहत दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर जो राज्य की लेजिस्लेचर है उसके पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सके। ऑब्वियस सी बात है, राज्यों के पास इतना अधिकार कहाँ है हमारे फेडरल सिस्टम में।
तो खैर, और वही जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल 44 में मेंशन किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा है और आप इस पे ध्यान देंगे कि आने वाले एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी का जो मेंस का एग्जामिनेशन अभी अगले ही वीक में स्टार्ट होने वाला है, तो आप ध्यान रखेंगे कि हो सकता है कि यहाँ भी यूसीसी से क्वेश्चन पूछ दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसके सामने कुछ मैच द फॉलोइंग है, मतलब ये कि ऑल इंडिया सर्विसेज इसमें से कौन से आर्टिकल में मेंशन है। अगर बात करूं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की, तो इसमें कौन सा आर्टिकल है? फंडामेंटल ड्यूटीज एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? जिसको कि हम बजट बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर की तरफ अगर हम चले तो हमको जानने को मिलेगा ऑप्शन सी। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो उस तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं। ऑल इंडिया सर्विसेज को मेंशन किया गया आर्टिकल 312 में। अब आप मुझसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे क्योंकि एमसीक्यू सीरीज है, इसे हम फास्ट फॉरवर्ड सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते चले जाएंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे ऐसा लगता है कि इसमें जो जिस टॉपिक को मैंने पढ़ाया है उस टॉपिक में से कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे कि आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो प्लीज मुझे कमेंट करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। आपको विद इन 2 और 3 डेज आपको मिल जाएगा इससे रिलेटेड वीडियो। तो ऑल इंडिया सर्विसेज को कहां किया गया है मेंशन? 312 आर्टिकल 312 में। वही मैं अगर बात करूं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में तो उसको मेंशन किया गया आर्टिकल 323 ए, प्रकाश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस बहुत ही फेमस रहा है इसके लिए। वही मैं अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करूं तो आर्टिकल 51 ए, जो कि बाद में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर इसको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1972 के तहत में, सॉरी 1976 के तहत में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने बताया, इसको बजट के नाम से भी जानते हैं, आर्टिकल 112 में इसको रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कुछ आर्टिकल्स, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29। आप सभी को पता होगा कि जो भी आर्टिकल्स है कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल ये जो कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स में मेंशन किया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल है। आपको पता हो जाए कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है इंडियंस के साथ साथ फॉरेनर्स को भी दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है? ओनली एक्सक्लूसिव फॉर इंडियंस। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आइए समझते हैं ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 40 डील विद द इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड अवेलेबल। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, तो पहले हम ऑप्शन ए मतलब कि 2 और 3। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 ये दिया गया, इसमें 6 राइट्स का मेंशन है। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इंडियन हुआ फॉरेनर सभी को इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो प्रोविजन है देना ही चाहिए। राज्य उसके लिए प्रतिबद्ध है देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। Which of the following provision was not inserted in the concurrent list of the Constitution? Article 42nd Constitutional Amendment Act, जिसकी मैं बात कर रहा था, 42nd Constitutional Amendment Act 1976। इसमें से ऐसा कौन सा प्रोविजन है जो कि इंसर्ट नहीं किया गया था कंकरेंट लिस्ट में? स्टेट लिस्ट से निकाल कर उसको कंकरेंट लिस्ट में ऐड नहीं किया गया था। जैसा कि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल, इसमें कितनी लिस्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि एग्रीकल्चर अभी भी स्टेट लिस्ट का हिस्सा था और उसी के साथ साथ इन तीनों को ऐड किया गया था किसमें? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कंकरेंट लिस्ट में। आप याद रखेंगे एजुकेशन, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, इसी के साथ साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी लाया गया था। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बना रखा, आप जाके लिंक में देख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA A to Z मैंने क्रिस्टल क्लियर आपके सामने कर रखा है, तो आप जाके उसको नीचे देखेंगे। वहीं मैं बात करूं फॉरेस्ट का, तो फॉरेस्ट के बारे में भी क्या किया गया है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत फॉरेस्ट को भी डाल दिया गया था कंकरेंट लिस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में बताया, सब कुछ आप जान गए होंगे अब तक। 13th मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। अब देखिए, जैसा कि अब तक 5 तक हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे, अब आ गए हैं करंट अफेयर्स में। हालिया करंट अफेयर्स दिया गया आपके सामने। तो ईस्टर्न जोनल काउंसिल की जो 13th मीटिंग है कहां पे करी गई है? ईस्टर्न जोनल काउंसिल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कभी बाद में डेप्थ में हम पढ़ेंगे। तो भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना या फिर रांची? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पटना में किया गया। ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग पटना में करी गई है। पटना जो कि बिहार की राजधानी है। तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं भाई? कौन कौन सा स्टेट आता है आपको जान लेना बहुत जरूरी है। और ये स्टेट्स हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा और इसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमको देखने को मिल रहा है, फिर से हम वापसी हो रही है पॉलिटी की। Which of the following article deals with 29 functional item of
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है। उसी के साथ साथ इसके हम 23rd एंड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करते हैं। उसके बाद हमने आर्टिकल 243 को इंसर्ट किया। उसमें से ऐसा कौन सा है जो कि 29 फंक्शनल आइटम की बात करी जाती है। आप इसको 29 के 29 फंक्शनल आइटम को बाय हार्ट कर लेंगे क्योंकि अलग अलग एग्जामिनेशन आपसे पूछा जाता है। तो कौन कौन सा होगा? 243F, 243E, 243D या फिर 243G। आइए देखते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब कि आर्टिकल 243G में 29 फंक्शनल आइटम की बात करी गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 11th शेड्यूल में इसको वर्णन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया था संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। Consider the given statement in the context of president's rule। अगर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट होना चाहिए? This rule can be imposed for the maximum of 3 years। क्या 3 साल की अवधि होती है? या फिर प्रेसिडेंट रूल इज अप्रूव्ड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी बाय द पार्लियामेंट। अगर हम किसी राज्य में ऐसा लगाते हैं, इंपोज कर दें, तो क्या पार्लियामेंट के स्पेशल मेजॉरिटी के फुलफिल करना होगा? इस स्पेशल मेजॉरिटी का आप समझिए, 3 तरह के मेजॉरिटी का चर्चा की गई है, 3 तरह के बहुमत को चर्चा किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब है कि ओनली वन, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए कर सकता है। किसी भी तरह की संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं है अगर हम कहीं पे भी प्रेसिडेंट रूल इंपोज करें, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं भी प्रेसिडेंट रूल को इंपोज कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Arrange the following vice president of India in the order from first to last of the basis of their tenure। क्रोनोलॉजी में आपको सजाना है कि पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। आपके सामने दिया गया है भैरव सिंह शेखावत, कृष्णकांत, KR नारायणन या फिर शंकर दयाल शर्मा। तो आपको बताना है कि जो प्रेसिडेंट का जो वाइस प्रेसिडेंट का जो नाम है, इसमें से कौन पहले है, उसके बाद कौन सा है, आपको बताना है। तो सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक, KR नारायणन फ्रॉम द 1992 से 1987 तक, कृष्णकांत फ्रॉम द ईयर 97 से लेकर 2002 तक, और भैरव सिंह शेखावत 2002 से लेकर 2007 तक वो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहे। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि बीपीएससी का ही पेपर नजदीक है, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बिहार के भी ले लिए हैं। तो आप बीपीएससी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको क्वेश्चन को देखेंगे, अदरवाइज आप इसको इग्नोर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, मौलाना अबुल कलाम, जयप्रकाश नारायण या फिर बाबू जगजीवन राम। आप इन दोनों ऑप्शन को तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, बिकॉज़ जयप्रकाश नारायण कभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं रहे। उसी के साथ साथ बाबू जगजीवन राम सेंट्रल की पॉलिटिक्स करते थे, लेबर मिनिस्टर बने थे। वहीं मैं अबुल कलाम आजाद की बात करूं तो ये क्या थे? ये थे शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा बने थे हमारे पहले बिहार के पहले स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। 1946 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था। Who was recently appointed as a leader of opposition in Bihar Legislative Council। लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐसे कौन से पर्सन थे जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनते हैं बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के? विजय कुमार सिन्हा, महेश्वरी हजारी, हरी सहनी या फिर अवध बिहारी चौधरी। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। एंड करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हरी सहनी को अपॉइंट किया गया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार में बाइकैमरलिज्म है, मतलब कि 2 तरह का हाउस है वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बिहार राज्य फसल सहायता योजना। ये भी बिहार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम इग्नोर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, आप इसको देखेंगे, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने। Which of the following is not including the wholesale price index, WPI और CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आप ये 2 कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे। मैंने एक अलग से इकोनॉमिक का जो सेशन बनाया था PYQ का, उसमें आपको देखने को मिलेगा। द फ्यूल, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, सर्विस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको जानने को मिलना चाहिए कि जो सर्विसेज है उसको रखा गया है किसमें, सॉरी सर्विसेज पार्ट नहीं होता है किसका, WPI का। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which waves are used in cleaning एरोप्लेन्स पार्ट्स। एरोप्लेन के पार्ट्स को कौन सा ऐसा वेव्स है जिसका यूज करते हैं हम लोग उसको साफ करने। अब देखिए हम करेंट अफेयर्स के बाद कहाँ आ गए, साइंस एंड टेक में। तो हम साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। इंफ्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, माइक्रोवेव्स या फिर एक्स-रेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए,
एरोप्लेन के पार्ट्स की साफ सफाई के लिए। तो आप इसको याद रखेंगे कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का हम इस्तेमाल करते हैं इसको साफ सफाई करने के लिए। नेशनल मखाना डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मखाना आजकल काफी न्यूज में रह रहा है, इसको जीआई टैग भी दिया गया था। तो आपको बताना है कि नेशनल मखाना डे कब मनाते हैं। तो मखाना एक फूड होता है, इसको सुपर फूड के रूप में भी आजकल देखा जा रहा है, पानी में इसको ग्रो किया जाता है, जिसको मनाया जाता है 29 नवंबर को। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, 29 नवंबर को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्या? नेशनल मखाना डे। अरेंज द फॉलोइंग बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। इनके स्थापना के आधार पर आपको बताना है कि कौन सी एजेंसी को पहले एस्टेब्लिश करी गई थी। एंड द करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब कि 4123। सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को की स्थापना की गई थी। उसी के साथ साथ स्मॉल डेवलपमेंट बैंक ऑफ सॉरी उसके बाद नाबार्ड की स्थापना की गई थी, जो कि एक एग्रीकल्चरल बॉडी है। उसी के साथ साथ स्थापना की गई थी नेशनल हाउसिंग बैंक की, और स्मॉल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। विच पर्सन डिड कंट्रीब्यूट इन गिविंग शेप टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो हम एचडीआई की बात करते हैं, इसको कौन से ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था इसको डेवलप करने के लिए? महबूब उल हक, एके सेन, सिंगर हंस, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी ने मिलकर किया था। एके सेन ने भी किया था, महबूब उल हक ने भी किया था, और सिंगर हंस ने भी किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मूनलाइट रीच अर्थ अप्रोक्सीमेटली। चांद की रोशनी अर्थ तक आने में कितना समय लग जाता है? चांद की रोशनी को अर्थ तक आने में कितना समय लग जाता है? सूर्य की रोशनी को अर्थ तक आने में तो सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि चांद की रोशनी अर्थ तक कितने समय में आती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब ये 1.3 सेकेंड में पहुंच जाती है अर्थ तक चांद की रोशनी। The number of electrons and protons are element with 34 and mass number is 70। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास नंबर है वो है 70 एंड एटॉमिक नंबर है क्या है 34। तो आपको बताना है कि न्यूट्रॉन्स इसमें कितने होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये फॉर्मूला है जिसमें कि हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मास नंबर से, तो हमको आंसर मिल जाता है। which of the following transfers sound energy to electrical energy। इस तरह के क्वेश्चंस को पूछ दिए जाते हैं कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कौन से डिवाइस का हम यूज करते हैं? क्या वो माइक्रोफोन है, लाउड स्पीकर है, डायनामो है, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव है? ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? माइक्रोफोन को क्या करते हैं हम लोग, साउंड एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से शहर में अवस्थित है, और आपको ये भी बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा क्या अहमदाबाद में है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा क्या चेन्नई में है? फिर नेशनल उन्नयनी इंस्टीट्यूट, आई थिंक इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डिकोराइड्स, मोनोराइड्स, या फिर पोलोसेकेराइड्स। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको कि हम लोग पोलोसेकेराइड्स बोलेंगे और मोनोसेकेराइड्स बोलेंगे या फिर डाइसेकेराइड्स बोलेंगे? क्या होता है ये सारे टर्म्स साइंस वाली मैम आपको अच्छे से बताएंगी जो साइंस एंड टेक पढ़ाते हैं यहाँ पर। फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड साल्ट्स या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स होती है। ये सारे टर्म्स का रिश्ता किससे है? कार्बोहाइड्रेट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। With reference to the proteins, consider the given statement। प्रोटीन्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? These are compounds of amino acids। क्या आपको पता है कि इसको एमिनो एसिड्स का एक कंपाउंड होते हैं प्रोटीन्स? या फिर the maximum amount of nitrogen is found in it। इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि अमीनो एसिड तो सही है लेकिन नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या? कार्बन। प्रोटीन में सबसे ज्यादा 50 to 54% कार्बन, ऑक्सीजन 21 से 24%। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है तो आप बताएंगे कार्बन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेलीफोन इज अ पॉलीमर ऑफ, इसमें से किसका पॉलीमर है टेलीफोन?
तो इस तरह के क्वेश्चंस का हम कुछ नहीं कर सकते, सीधे हमें फैक्चुअल याद रखना होगा। टेट्राफ्लोरोइथिलीन का है टेफ्लॉन। अगर टेफ्लॉन आपसे पूछ दिया जाए तो आप बताएंगे कि टेट्राफ्लोरोइथिलीन का पॉलीमर है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन पॉलीमर है टेट्राफ्लोरोइथिलीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। With reference to the pancreas, consider the following options. पेंक्रियाज के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट या फिर इनकरेक्ट है आपको बताना है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, मोस्ट ऑफ इट इज मेड ऑफ द क्या एंडोक्राइन टिश्यूज के बने होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों इनकरेक्ट है, इसमें से कोई करेक्ट नहीं है। पेंक्रियाज जो है सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का, लीवर के बाद। लीवर जो होता है सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। मोस्ट ऑफ इट मेड ऑफ एक्सोडिन टिश्यूज के बने होते हैं, हेंस दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2? ये यहाँ फ्लोरीन की बात की जा रही है, तो फ्लोरीन में किस तरह के बॉन्ड ऑर्डर पाए जाते हैं? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ज्यादा एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम यहाँ केमिस्ट्री पढ़ने नहीं बैठे हैं, हमको यहाँ बस सिर्फ आंसर जानना है और उसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। अगर आपको ज्यादा डेप्थ की जरूरत है तो आपको अलग से क्लास दे दी जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मतलब कि एक बॉन्ड पाई जाती है F2 में, मतलब F सिंगल बॉन्ड बिटवीन F1 जो बोलते हैं इसको, इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड पाई जाती है। द मेल सेक्स हार्मोन इज, आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स या फिर मेल सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर इनमें से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एंड्रोजन। लेकिन प्रोजेस्टेरोन को भी मेल सेक्स हार्मोन्स की तरह कंसीडर किया जाता है, तो इन दोनों को मानकर चलेंगे। द बुक द सेल्फिश जीन, इस बुक के रचयिता का नाम क्या है? द सेल्फिश जीन। इसको लिखा है चार्ल्स डार्विन ने, मेंडल ने, डॉकिंस ने या फिर किंग्सले स्टैन ने। तो चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। रिचर्ड डॉकिंस ने इस बुक को लिखा था जिसका नाम है 1976 में द सेल्फिश जीन। 29 नंबर क्वेश्चन फिर से बिहार स्पेशल है, पढ़ लेते हैं हम इसे कि द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार व्हिच हैज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ गंगा रिवर? भागलपुर, कटिहार, पटना या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। आपको पता होना चाहिए किसका करेक्ट आंसर, आई थिंक कटिहार होना चाहिए। यस, कटिहार में सबसे कम बहती है गंगा नदी। Deficiency of vitamin C causes scurvy. What happens in scurvy disease? आपको पता है विटामिन A, B, C, D की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, लेकिन जहां तक हम लोग जानते हैं कि विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी। लेकिन स्कर्वी में होता क्या है, देखते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। अगर हम जाए तो ऑप्शन ए होता क्या है कि अगर आपको कोई जख्म हो जाए, अगर आपको कहीं कट जाए तो वहां पे क्या होता है, वो जल्दी हील नहीं कर पाते हम उसको विटामिन सी की कमी की वजह से। विटामिन सी कहाँ कहाँ हमको मिलता है? लेमन में मिलता है, ऑरेंज में मिलता है, टमाटो में मिलता है, ग्रीन चिलीज में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है। इट इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन, मतलब कि विटामिन बी और सी जो है ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। वही मैं अगर फैट की बात करूं तो ए, डी, ई और के, ये सारे फैट्स में सॉल्युबल होते हैं, ए, डी, ई, के। अब याद रखेंगे इसको। 31 में ये साइंस का क्वेश्चन है तो आप इसको छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। If the red light is replaced by blue light for illuminating the object in microscope, the resolving power of the microscope क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट, इंक्रीज हो जाएगा, उसका रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर हम रेड कलर को क्या करेंगे, ब्लू से रिप्लेस कर देंगे। डच मेटल इज मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? डच मेटल जो कि एक मेटल है उसको किस मिक्सचर से हम बनाते हैं, इसमें से कौन से मिक्सचर से हम उसको बनाते हैं? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जिंक और कॉपर को मिला के हम लोग डच मेटल बनाते हैं, तो आप याद रखेंगे जिंक और कॉपर को मिला के हम डच मेटल बनाते हैं। इसमें कॉपर जो होता है 80% होता है, 20% जिंक का रेशियो होता है। Which part of the human brain is the center of intelligence, memory, will power, knowledge and thinking? ऐसा कौन सा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का जो कि इंटेलिजेंस, मेमोरी जो कि मेन काम, विल पावर किसी भी काम को करने की इच्छा या फिर नॉलेज या फिर थिंकिंग, कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कि ये सारा काम करता है? सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या फिर मेंडुला ऑब्लिगेंटा? इसको पढ़ेंगे। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। सेरेब्रम को माना जाता है दिमाग का दिमाग इसको बोलते हैं, मतलब ये यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी होता है, विल पावर होता है, नॉलेज होता है, जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बातें करते हैं,
सभी यहीं पे स्टोर होती है। फिर थिंकिंग, थॉट की प्रोसेस भी यहीं से निकल के आती है सेरेब्रम में। तो आप याद रखेंगे सेरेब्रम जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का। 35 नंबर क्वेश्चन में अगर हम आ गए तो अब कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच्ड है। इस तरफ मेटल दिए गए, इस तरफ इसके ओर्स दिए गए कि कहां से हम इसको निकालते हैं। मरकरी, ग्लेना या फिर मैग्नेटाइट होना चाहिए, वहां पे मैग्नीशियम के हेप्टेटाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए आगे देखते हैं। बी इज द करेक्ट है। जो सिल्वीन है वो क्या है, पोटेशियम का है। और कायासाइट जो और होता है मैग्नीशियम का होता है, ग्लेना लेड का, और हेप्टेटाइट आयरन का और होता है। Which of the following is the medium of speed is light is the least? इसमें से किस में लाइट की जो गति होगी वो सबसे कम हो जाएगी, आपको बताना है। डायमंड में, नायलॉन में, वाटर में या फिर वैक्यूम में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डायमंड में आपको पता होना चाहिए कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होता है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। वही वाटर में बात करें 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। नायलॉन में होता है 1.96 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से आगे भी चीजों में पाई जाती है, सबसे कम डायमंड में। विथ रेफरेंस टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आपको पता होना चाहिए कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वायलेट कलर इज द स्कैटर्ड द मोस्ट। आपने विप क्योर के बारे में सुना होगा बचपन में। और पूछा जाए कि द कलर ऑफ लाइट विच हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ एंड द स्कैटरिंग ऑफ कलर इज आल्सो मैक्सिमम। जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है उसमें स्कैटरिंग की चांसेस भी सबसे ज्यादा होती है। आपको बताएं इसमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, मतलब कि ओनली 2 इज करेक्ट। ये जो 1 है वो इनकरेक्ट। आइए देखते हैं कैसे। द स्कैटरिंग रेफर्स टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट वेव्स। वायलेट कलर इज द स्कैटर द मोस्ट एंड रेड कलर इज द लेस्ट। मतलब कि जो कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम स्कैटर करेगा। एसिड रेन, आपको पता होना है कि एसिड रेन की वजह से बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सी बीमारियां एक क्लाइमेट चेंज की का एक रिपरकशंस है। तो एसिड रेन इज कैपेबल ऑफ डैमेजिंग द बिल्डिंग्स एंड हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट। जैसे कि आपको पता है कि ताजमहल अपनी सुंदरता खो रहा है एसिड रेन की वजह से। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एसिड रेन्स को, लाइमस्टोन और मार्बल्स को बचा सकता है एसिड रेन से। जिप्सम, क्विकलाइम, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जिप्सम। जिप्सम इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर ऑफ लेंस। लेंस के पावर के बारे में बात की जा रही है। इसको हम लोग डायरेक्टर में मापते हैं लेंस की पावर को। या फिर द पावर ऑफ द लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी में क्या, ओनली 1, मतलब कि डायरेक्टर में इसको मापते तो हैं लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि इसका पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव में भी हो सकता है इसका पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following has the highest intensity of sound? इसमें से किस में साउंड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। जनरल कन्वर्सेशन, नॉर्मल बातचीत के बीच, या फिर साउंड ऑफ मिसाइल एंड रॉकेट। मिसाइल एंड रॉकेट के साउंड से जो इंटेंसिटी होगी बहुत ज्यादा होगी। ट्रक का साउंड या फिर फैक्ट्री का साउंड, तो आपको पता होना चाहिए कि रॉकेट और मिसाइल को छोड़ेंगे तो इतनी तेज आवाज होती है कि आपके कान के चदरे भी फट सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। A large ecosystem with its associated plants and animal is called। बहुत से बड़े इकोसिस्टम है जहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों पाए जाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बायोम बोलते हैं हम उसको। आपने अलग अलग बायोम के नाम सुने होंगे। रेडियोकार्बन इज प्रोड्यूस्ड इन द एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ। एटमॉस्फेयर में रेडियोकार्बन हमें देखने को क्यों मिलते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब एक कोलिजन बिटवीन द फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड नाइट्रोजन न्यूक्लाई प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो गया, काफी ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया। कभी-कभी एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ली जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को इसमें रखा है। मिराज अकर ड्यू टू, मिराज क्यों होता है, मतलब कभी-कभी हमें ऐसा लगता है ना कि सामने कुछ हो रहा है लेकिन हो नहीं पाता, ऐसा क्यों होता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अलग-अलग एटमॉस्फेयर के पार्ट्स में जब अनयूजुअल हीटिंग हम लोगों को देखने को मिलती है तो इस तरह की सिचुएशन का हमको सामना करना पड़ता है। Which of the following chemical substances are authenticated as neurotransmitters? इसमें से कौन सा है जो कि हमको न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में ऑथेंटिकेट करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब ये इनमें से सभी, लाइजीन या फिर डोपामिन या फिर गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड।
45 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर नेट प्रॉफिट इज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट बाय द कंपनीज ऑन सोशल सर्विस, इसमें से कितने परसेंटेज उनके नेट प्रॉफिट का देना होता है सीएसआर के लिए। सीएसआर यूपीएससी से में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके रिलेटेड, इसलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ऐड किया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि 2% उसको देना होता है। 2013 में इस रूल को बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। अरास डोरा एरिया कहाँ पे है भाई? सऊदी अरेबिया एंड कुवैत एंड ईरान। दिस इज, ये क्या है? अरास डोरा जो एक जगह है जो कि इन तीनों के बीच सऊदी अरेबिया, कुवैत और ईरान के बीच डिस्प्यूट का वजह बना हुआ है। आखिर है क्या? फाइनली है क्या? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेजर नेचुरल गैस रिजर्व है यहाँ, इसी वजह से ये क्या है? डिस्प्यूट का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। What is the motto of बिहार पुलिस? बिहार पुलिस का मोटो क्या है? फिर से बीपीएससी की वजह से इस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो बिहार पुलिस का मोटो क्या है? डी है। आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं। Who was the Union Finance Minister when the किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1999 में इसको लॉन्च किया गया था? इसमें से कौन थे जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे? यशवंत सिन्हा उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे। लेंज लॉ इज रिलेटेड टू, लेंज लॉ किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए, मतलब है कि एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है लेंज लॉ। आप इसको याद रखें। लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्लैंक्स कांस्टेंट, आपने साइंस में पढ़ा होगा प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में। तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो बस आप इतना याद रखेंगे कि प्लैंक्स कांस्टेंट का संबंध यूनिवर्सल कांस्टेंट से। अब ज्यादा इसके टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लेक्चर, इसमें कि हम लोगों ने जाना 50 क्वेश्चंस को पढ़ा एमसीक्यू के माध्यम से अलग अलग सब्जेक्ट के, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के थे, कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के थे, या फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन साइंस एंड टेक के भी थे। अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट से तो क्वेश्चंस रहेंगे, हर सेशन में आपको करंट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ आपको गवर्नमेंट और इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।